ऑल राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने बेसिकली लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। हमने वी स्टार्टेड विद वी स्टार्टेड डिवाइड एंड कंकर फॉर्मली। हमने ये स्टॉक एक्सचेंज प्रॉब्लम किया था, और उसमें बेसिकली ये था कि हमने बताना है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट खत्म करें ताकि हमें मैक्सिमम फायदा हो। ठीक है। इसमें सबसे पहला आइडिया जो दिया था वो हमें दुआ ने आइडिया दिया था। ठीक है। और जो दुआ का आइडिया था वो क्या था जी, कोई बता सकता है कि दुआ का आइडिया क्या था जो एन स्क्वायर अलगो था? मैक्सिमम डिफरेंस वाली जगह देखें। जी, मैक्सिमम डिफरेंस वाली जगह ले लेते हैं। ठीक है ना, इसी प्रॉब्लम में फिर हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया था। जो एसन ने हमें आइडिया दिया था कि हम बेसिकली क्या करें, हम ना डेल्टा पी निकालते हैं कि प्राइस में चेंजेस कैसे आ रही है। और फिर हमने कहा था बेसिकली कि जो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं ऐसी कंटिगुअस सब अरे जिसका सम मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। फिर हमने बेसिकली ये वो देखी थी, और ये हमने चेंज ऐसी कंटिगुअस सब अरे निकालनी है जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है ना। और जो इसमें सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उससे एक पीछे यानी यहां से लेकर यहां तक का सॉल्यूशन हमें हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक, जो कि आप लोगों ने कोड भी करना है। ठीक है, चैलेंज। फिर हमने इसका इसी सब अरे वाला प्रॉब्लम जो है उसका एन क्यूब सॉल्यूशन देखा था। एन क्यूब सॉल्यूशन जो हमने इंप्लीमेंट किया वो हमने क्या किया था कि फॉर ईच एस आई ई आई हमने पहले सम कंप्यूट किया और फिर उसको उसे मैक्स से कंपेयर करते गए। फिर हमने कहा देखो भाई, हमने जो नई रेंज होती है उसमें से यही है बेसिकली कि नया एलिमेंट ही ऐड हो रहा होता है। तो हमने बेसिकली इसका सम फंक्शन कॉल करने के बजाय इसको एन स्क्वायर से एन एन क्यूब से एन स्क्वायर पे ले आते। ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद एन क्यूब एंड देन वी मूव टू एन स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हमने सम फंक्शन की कॉल की बजाय हमने सी ऑफ ऑफ ई आई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। और फिर हमने कहा था कैन वी डू बेटर, एंड देन वी थॉट ऑफ के डिवाइड एंड कंकर से करने की कोशिश करते हैं। और डिवाइड एंड कंकर का जो प्रॉब्लम था वो क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी कि आप दो हमें प्रॉब्लम को हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद हम इंडिविजुअली कहते हैं ये रिकर्जन हमें सॉल्व करके ला देगी, और फिर जो इनका सोल्यूशन है उससे हम क्या बनाते हैं, अपना सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। सो ये एक बड़ी जनरल सी टेक्निक है जिसकी एग्जांपल में मर्ज सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट आता है। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो कि आप असाइनमेंट में भी देखेंगे, और हम आने वाले आज एक और प्रॉब्लम बड़ा मजेदार है सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। मैक्सिमम सब अरे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक प्रॉब्लम है जो कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे, और एक प्रॉब्लम है जो कि राइट साइड पे। तो हमने कहा लेफ्ट साइड का सोल्यूशन ला दो, राइट साइड का सोल्यूशन ला दो, ये हमें बाबा जी ला देंगे। और फिर हमने कहा कि एक सोल्यूशन ये हो सकता है जो फिक्स हो once on the right left corner and once on the left right corner। ठीक है। तो हमने क्रॉसिंग सम निकाला जो यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम हो और यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम हो, लेकिन फिक्स हो, यानी बेसिकली क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंकर्ड ऑन द लेफ्ट राइट लेफ्ट कॉर्नर एंड लेफ्ट राइट कॉर्नर। ठीक है। और हमने कहा इन दोनों का जो सम होगा उसको हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? और फिर हमने बेसिकली इन दोनों सोल्यूशन को हमने कंबाइन किया। तो बेसिकली क्रॉसिंग सम निकालने के लिए हमने बेसिकली क्या किया था, ये हमने एल्गो बनाया था। और वो क्रॉसिंग सम क्या कहता है, एक वो मिड से इस तरफ लो की तरफ जाता है और मैक्सिमम सेव करता जाता है। ठीक है, और उसका पॉइंटर सेव कर लेता है, और एक यहां से शुरू होता है और यहां से सम निकालता है। ठीक है, मिड प्लस वन से, और उन दोनों को लेफ्ट सम और राइट सम को हम ऐड कर लेते हैं, और मैक्स लेफ्ट जो है उसका इंडेक्स जो भी निकला होता है वो, और जो मैक्स राइट है, इन दोनों ये बेसिकली बता रहा है कि मेरी क्रॉसिंग सम मैक्सिमम ये बनती है। ठीक है। और फिर हमने एल्गो बनाया था, और ये था कि वो रिकर्सिव कॉल लेफ्ट करता है, रिकर्सिव कॉल राइट करता है। ठीक है। और क्या करता है, और फिर वो क्रॉसिंग सम निकालता है। ठीक है। और फिर इन तीनों से जो मैक्सिमम होता है वो रिटर्न कर देता है। तो कितनी रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, कितनी रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं? 2।
2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं जो कि n/2 साइज की हैं, और जो क्रॉसिंग सम है उसकी कॉस्ट कितनी है निकालने की? O ऑफ कितनी थी? O ऑफ n थी, ठीक है। और तो ये हमारी रिकरेंस बन जाती। ये जो उसके बाद वाला स्टेप 7, 8, 9 है, ये मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा रिकरेंस में? क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट है, वो सिर्फ कांस्टेंट है, तो वो n प्लस कांस्टेंट हो जाएगा जो कि O ऑफ n ही बनता है। डज इट मेक सेंस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई मीन। तो बेसिकली इस रिकरेंस को हम सॉल्व करें तो ये बेसिकली कितनी बनती है? ये हमारी बनती है तो log n लेवल n log n, ठीक है ना जी। उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट देखा था, और मर्ज सॉर्ट में हमने पहले हमने इसका रिकर्सिव मेथड किया था, ठीक है। एक मिनट, पहले हमने इसका रिकर्सिव मेथड किया था कि हमने कहा भाई मर्ज सॉर्ट लेफ्ट पे कॉल करो, मर्ज सॉर्ट राइट पे कॉल करो, और क्या करो, इन दोनों का जो आंसर आता है उसको मर्ज करो, ठीक है। और मर्ज कैसे काम करता है? मर्ज ऐसे काम करता है कि बेसिकली वो पहला एलिमेंट उठाता है, पहले एलिमेंट इसका कंपेयर करता है इसके पहले एलिमेंट से, और जो इनमें से छोटा होता है वो लिंक लिस्ट के तौर पे आगे लगा देता है और आगे उसको ऐड करके करता है, ठीक है। पाइथन में तो ये बिल्कुल आराम से इंप्लीमेंट हो जाता है, इसी तरह ही इंप्लीमेंट हो जाएगा मेरे ख्याल में। और अदरवाइज ये बेसिकली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है जो हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, और इसकी अरे इंप्लीमेंटेशन हम कई दफा कर चुके हैं, वो आप खुद कर लीजिए, ठीक है, वेक्टर बेस्ड। फिर हमने इसका अल्टरनेटिव वर्जन किया था, बाद में इसकी रिकरेंस जो बनती है वो बनती है t 2 टाइम n log n/2 और प्लस O ऑफ n, ये n log n बन गया, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने इसका अल्टरनेटिव कोड किया था। अल्टरनेटिव कोड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक क्यू लेते हैं और सारे वेक्टर्स बना के, ये सारे वेक्टर क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर लेते हैं और हर एलिमेंट को एज ए वेक्टर क्यू में पुश करा देते हैं। एंड द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि 2 अरेज पॉप करो, डीक्यू करो, और इंजेक्ट करो, और उन दोनों पे मर्ज कॉल करो और दोबारा से इसको इंजेक्ट करो। दिस इज द एल्गोरिथम, ठीक है। सो मर्ज ऑन इन दोनों के ऊपर बेसिकली चलेगा। 2 इजेक्ट किए हैं आपने, उनको मर्ज कॉल किया है, जो बेसिकली 2 वेक्टर्स के ऊपर मर्ज हो रहा है, और जो नया मर्ज रिटर्न करता है वेक्टर, उसके ऊपर हम दोबारा से इंजेक्ट कर देते हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक क्या ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, जी बताएं। ये कब तक मर्जिंग होती रहेगी? जब तक, कब तक मर्जिंग होती रहेगी? जब तक रे पूरी नहीं बन जाती साइज। जब तक एक साइज की अरे नहीं रह जाती, ठीक हो गया ना, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये मर्ज का कोड है और ये आप खुद देख लेंगे, ठीक है। अब मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। I will going to now today going to prove something really special, ठीक है। तो वो स्पेशल बात क्या है? वो ये है कि I will going to prove no matter what you do, no matter what you do, you cannot do better than n log n. You can never make an algorithm better than n log n, ठीक है। That is what I will going to prove, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मेरा पहला सवाल है, ये जो ऊपर ये ट्री बनाया हुआ है इसे छोड़ दें, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं, और वो सवाल बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है, मुझे बताएं कि मेरे पास कोई भी एक अरे है, n साइज की है, कितने साइज की है जी बताएं बेटा। ये a1 है और ये आखिरी जो है वो an है, ठीक है। मैं एल्गोरिथम की जबान में बता रहा हूं। मुझे बताएं कि ये जो नंबर्स हैं, ये कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं। अच्छा, इन n नंबर्स की कितनी पॉसिबल ऑर्डरिंग हो सकती है? सॉर्टेड ना भी हो, 2 to the power 2 to the power n, सीरियसली 2 to n the power n? factorial। नहीं n फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। So there are total how many possibilities? n factorial possibilities, ठीक है। Does it make sense? Does it make sense? There are total number of how many possibilities? n factorial possibilities, ठीक है। अच्छा, और मैंने जो भी सॉर्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, पता है क्या कह रहा हूं? लोअर बाउंड निकालने के लिए मैं कह रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना लें, जितने भी कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना लें, they can never, so मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि they can never make an algorithm
which can work faster than n log n algorithm. That is what I am going to prove. ठीक है, यहां पर बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिशियन आ रहा है, ठीक है, सो थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का बंदा आ रहा है और वो कह रहा है, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है और प्रूव करेगा वो कि तुम जितने मर्जी एल्गोरिथम बना लो, तुम n log n से बेहतर नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट आई एम अबाउट टू प्रूव मैथमेटिकली. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड द कंजक्चर जो मैंने अभी क्लेम किया है. सो लोअर बाउंड ऑफ n log n ऑफ फॉर सॉर्टिंग का मतलब है कि एनी एल्गोरिथम, सो नो मैटर व्हिच एल्गोरिथम यू मेक, you can never make an algorithm which can work in less than O of n log n time. ठीक है, that is what I'm about to prove. ठीक है, do you understand the value of this claim? इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? जी जी बताएं. कि ये ना सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की एक लोअर बाउंड सेट हो जाएगी, जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगा उसकी लोअर यस, बाउंड एक ही बेसिकली n log n एल्गोरिथम हम निकाल चुके हुए हैं. ठीक है, और लोअर बाउंड भी सेट हो गई है. इसका मतलब है ये प्रॉब्लम अब बेसिकली क्लोज हो गया. एल्गोरिथम की जबान में ऐसे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब क्लोज कर दिया गया है, यानी अब इससे बेहतर आप नहीं कर सकते. ठीक है, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम अबाउट टू प्रूव. ठीक, सो कैसे प्रूव करूंगा, और प्रूफ बड़ा मजेदार और सिंपल सा है, और वो ये कहता है कि ये देखिए जी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं? वो बनती हैं जी n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज. ठीक है ना. अच्छा, आप एक बात बताएं. वो कहता है भाई एक बात सुने, अगर आप का कोई भी एल्गोरिथम आप बनाएंगे, जो भी एल्गोरिथम आप बनाएंगे, वो दो नंबर्स को क्या करेगा? कंपेयर करेगा. ये बात समझ आई या नहीं? यस वो सर. दो नंबर को कंपैरिजन करेगा, और कंपैरिजन करने की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि अब मेरा कौन सा नंबर पहला आना है, कौन सा नंबर दूसरा आना है. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होगा जब हम कोई कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल मैं करूंगा कंपेयर कि क्या भाई A1 लेस देन A2 है. अगर A1 लेस देन A2 नहीं है तो इसका मतलब कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा? बताएं मुझे. अगर मैं इधर चला जाता हूं तो इसका मतलब क्या है? डिपेंड करता है आप किस ऑर्डर में कर रहे हैं. नहीं नहीं, बताओ ना. सिर्फ A1 A2 के दरमियान में कंपैरिजन करके के बाद मैं करने के बाद मैं बता सकता हूँ. क्या बता सकता हूँ कि A2 पहले आएगा, A1 पहले आएगा? A2 पहले है. A2 पहले आएगा और फिर A1 आएगा. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर आकर दोबारा कंपैरिजन हो गया, और वो कंपैरिजन ये है, क्या A1 सॉरी A1 इज लेस देन A2? नो. अच्छा, फिर वो कहता है हाँ ठीक है, फिर वो कहता है क्या A1 इज लेस देन A3 है? और वो कहता है हाँ है. तो इधर आने का मतलब है यस. ठीक है, अगर है तो इसका मतलब क्या है? कि मेरी A2 A3 बिल्कुल, तो मेरी ऑर्डरिंग बन जाती है A2 A1 और A3. ठीक है, और अगर नहीं है, A1 इज लेस देन A3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अब मुझे कंपैरिजन करना है किसके साथ? इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये A2 A1 इधर है. मसला ये है कि मुझे A3 के बारे में, A3 या तो इधर आएगा या A3 इधर आएगा, और वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं A2 को A3 से कंपेयर करूंगा. अगर इसका आंसर यस आ जाए तो 2 3 1 हो जाएगी पॉसिबिलिटीज, और अगर नो आ जाए तो क्या हो जाएगी? 3 2 1 पॉसिबिलिटी हो जाएगी. यानी जो अरे बनेगी वो बनेगी A3 A2 और A1, या ये बनेगी क्या? A2 A3 और A1. ये बात समझ आए? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस. ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. ये अगर आप इन लीव्स को देखें, ये जो लीव्स हैं, सिर्फ लीव्स को देखें, ये कितने लीव्स हैं? ये काउंट करें ना कितने लीव्स हैं, अभी बताएं. ये 3 नंबर्स क्यों हुए थे? तो 6 थे. बता सकते हैं? अगर ये 3 नंबर ना होते, 4 नंबर होते तो कितना बनता? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता. और अगर 5 होते तो 5 फैक्टोरियल होता. 5 फैक्टोरियल होता. अगर 5 नंबर होते तो 5 फैक्टोरियल होता. अगर n नंबर्स हो तो n नंबर्स पे ये ट्री कितने साइज, उसके सिर्फ लीव्स कितने होंगे? N फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल होंगे.
और आपने बेसिकली क्या किया, आप, और बाय द वे आपको इनपुट कोई भी मिल सकती है इनमें से, आपको इस तरह की इनपुट भी मिल सकती है जिसमें ये ऑर्डरिंग बने, इस तरह की भी इनपुट मिल सकती है, इस तरह की 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 इनपुट मिल सकती है, ठीक है ना। अब सवाल बड़ा मजेदार है, और सवाल ये है कि बेसिकली हर एल्गोरिदम कर क्या रहा है, हर एल्गोरिदम बेसिकली एक ऑर्डरिंग ढूंढ रहा है। यार ये माइक बंद कर दें प्लीज, किसी का माइक चल रहा है। मुबश्शिर जी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि बेसिकली एल्गोरिदम जो है वो हर इनपुट के लिए चलना चाहिए। डू यू एग्री? आप जो भी एल्गोरिदम बनाएं उसको हर इनपुट को फिगर आउट कर लेना चाहिए कि इस केस में ये वाली ऑर्डरिंग बनती है, इस केस में ये वाली ऑर्डरिंग बनती है, इस केस में ये वाली। आप जो मर्जी एल्गोरिदम बनाएं, जो मर्जी एल्गोरिदम बनाएं, एल्गोरिदम को चलने के लिए इस ट्री के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और उसको तमाम के तमाम लीव्स तक पहुंचने का तरीका पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई है ना? और अब पूरा आर्गुमेंट सुन लें और फिर ट्राई टू डाइजेस्ट इट। इट विल नॉट बी इजी, बट इफ यू कैन अप्रिशिएट इट दैट विल बी फैंटास्टिक। और वो ये है कि तुम जो मर्जी एल्गोरिदम बना लो, उसको बेसिकली इन तमाम लीव्स के लिए चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इनपुट में ऑर्डरिंग आ सकती है, ठीक है। सवाल यह है कि इस ट्री की हाइट कितनी है, बता सकते हैं आप? मिनिमम हाइट कितनी है, बल्कि मंडी ये बताएं मिनिमम हाइट कितनी है। सो मिनिमम हाइट कितनी है? सो हाइट मिनिमम ये कितनी होगी? एटलीस्ट कितनी होगी? कैन एनीबडी टेल मी? ऑफ कोर्स n फैक्टोरियल की फॉर्म में होगी, कितनी होगी? लेकिन क्या होगा, इतनी तो हाइट होनी है, ये मेरा क्लेम है। अगर मैं आप जितना मर्जी, बेसिकली हाइट बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मेरा परफेक्टली बैलेंस ट्री भी हो ना, परफेक्टली बैलेंस ट्री भी हो, जो कि परफेक्टली नहीं है, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये ट्री बैलेंस नहीं है। एक देखो ना, इस तरफ 2 हाइट है, इस तरफ जो है वो 2 हाइट बनती है, किसी तरफ n हाइट होगी, किसी तरफ कंपैरिजन की वजह से वो और नीचे 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 जाएगा, उसे मल्टीपल दफा कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये समझ में आ रही है बात आपको? सो मैं कह रहा हूं अगर ये परफेक्टली बैलेंस ट्री भी होता तो ये बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री है तो इसकी टोटल हाइट जो है वो इतनी तो जरूर होगी, log base 2 n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, नो मैटर विच एल्गोरिदम यू मेक, उसको इतने स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे। क्यों? इतने स्टेप तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि उसको तमाम इनपुट के लिए चलना है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो n में चल जाए, लेकिन क्योंकि तमाम इनपुट में चलना है तो उसको कंपैरिजन करने की वजह से एक ना एक दफा इतनी हाइट पे जाना पड़ेगा, इतनी हाइट पे मिनिमम जाना पड़ेगा, और ये हाइट निकाल लेते हैं। और ये हाइट की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं आपके सामने, log base 2 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? n into n minus 1 into n minus 2 डॉट 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 3 into 2 into 1। इसका लेना है मैंने log base 2, और log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां लिख रहा हूं राइट साइड में, कि log of a into b is actually equal to log of a plus log of b। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आई कैन एक्चुअली राइट देम डाउन एज log n प्लस log n minus 1, जी आगे बताएं, प्लस log n minus 2 करते 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 log 3 प्लस log 2 प्लस log 1। ठीक है, अच्छा अब इसको बाउंड करना बड़ा आसान है कि आप सिर्फ लोअर हाफ ले लें, जो लोअर हाफ होंगी, और उनको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, तो वो हो जाएगा log n/2 प्लस log n/2 प्लस 1, करते 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 आखिर तक जाएंगे log n तक। ठीक है, इनमें से हर टर्म जो है वो एटलीस्ट log n है। ठीक है ना, तो ये टर्म बड़ी होगी तो मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं तो मैं चीजों को छोटा कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा क्या, log n/2 हर एक है ही है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n/2 n/2 है, तो ये हो जाएगा n
log n. So at least, so whatever algorithm you will going to make, it will going to take O of n log n. So at least omega of n log n algorithm जरूर time लेगा. So this is the lower bound. ठीक है? ठीक है? सरफराज, ये जो आपने लोअर बाउंड बनाई है इसकी मुझे समझ आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं अभी भी समझ आई कि ये log base 2 of n फैक्टोरियल तक क्यों जाएगा. जी, At वेरी least. गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली मेरा आर्गुमेंट बड़ा ही सिंपल है और मैं कह रहा हूं कि तुम जो मर्जी, वो कहता है तुम जो मर्जी एल्गोरिदम ले लो, उसको बेसिकली कंपैरिजन करना पड़ेगा इसी तरह, और वो कहता है कंपैरिजन करने के लिए बेसिकली उसको कोई ट्री बनाना पड़ेगा. वो हो सकता है एक एल्गोरिदम एक तरीके से ट्री बनाता है, दूसरा तरीके से ट्री बनाता है. वो कहता है जिस तरह मर्जी तुम ट्री बना दो, अगर मैं परफेक्टली बैलेंस ट्री भी ले लूं, जो कि हर एल्गोरिदम परफेक्टली बैलेंस ट्री नहीं बनाता. ठीक है, तुम बबल सॉर्ट करोगे उसमें डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन हो रहे होंगे, मर्ज सॉर्ट में डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन हो रहे हैं, क्विक सॉर्ट में डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन हो रहे होंगे. वो कहता है अगर सबसे बेहतर एल्गोरिदम कौन सा होगा जो परफेक्टली बैलेंस ट्री बनाए, क्योंकि उसमें हाइट मिनिमम हो जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट ज्यादा होने का मतलब है उस एल्गोरिदम को उस इंस्टेंस के लिए ज्यादा चलना पड़ रहा है. ठीक है ना. तो इस एल्गोरिदम को अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल जी जो भी एल्गोरिदम है जो निकाल रहा है, इसके लिए सिर्फ 2 कंपैरिजन करता है इस इनपुट के लिए, लेकिन जो भी एल्गोरिदम है उसको यहां पर तकरीबन ये यहां पर 3 कंपैरिजन लगते हैं. ये बात सुनाई. सो बात ये है कि उसको तमाम कंपैरिजन तो करने ही करने, जब तमाम कंपैरिजन करने ही करने हैं तो बेसिकली उसको तमाम हाइट के लिए, तो बेसिकली ट्री की ओवरऑल जो हाइट बनती है वो बनेगी कि इस एल्गोरिदम की ओवरऑल कंप्लेक्सिटी ये बनती है. क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक इनपुट के लिए उसको इतना टाइम लगेगा. ठीक है, ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, और मैं इसके रीडिंग नोट्स भी दूंगा, उसका भी आर्गुमेंट भी पढ़ लेना वहां से, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं उस पर दोबारा से एक दफा डिबेट कर दूंगा. ठीक है. सो परफेक्टली बैलेंस ट्री जो है अगर मैं बनाऊं तो उसकी भी हाइट जो है वो n log n बन जाती है. ठीक है ना. और हर एल्गोरिदम लाजमी नहीं है कि वो परफेक्टली बैलेंस ट्री बनाए. परफेक्टली नहीं बनाएगा तो वो एक किसी न किसी इनपुट के ऊपर इससे ज्यादा टाइम ले लेगा. तो मैं कह रहा हूं n log n इज द लोअर बाउंड फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि उसको तमाम इनपुट्स के लिए चलना ही चलना है. ठीक है, चलें जी. अगर ये नाम समझ में आया हो तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप थोड़ा रीडिंग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. ओवरऑल यू शुड नो द आइडिया. ठीक है, चलें जी. सो व्हाट इज डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी? ठीक है, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी सेज के ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू पीसेस. ठीक है, यार ये किधर गया? ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स. ठीक है, और बाय द वे दे शुड बी द स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली उन प्रॉब्लम्स के इंस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये क्या है, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, किसकी कॉल? ठीक है, ये बाबा जी की कॉल है. ठीक है ना, हमें इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर हमने बेस कंडीशन लगाई हुई है तो वो हमें सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या करना है, उन सॉल्यूशंस को हमने कंबाइन करना है. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी. ठीक है. अच्छा, मैं अब आपके सामने एक आइडिया दूंगा. इट्स कॉल्ड इट्स अगेन ए डिवाइड एंड कंकर आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया मेड बाय, ये बेसिकली आपको फ्रेडरिक गॉस को तो पता ही होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला बंदा जो, ठीक है ना, इसने ये एक बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया था. उसने बेसिकली आइडिया में क्या दिया था, उसने ना अपने उसकी एक जो वर्कबुक थी उसके अंदर ना एक नोट लिखा हुआ था. उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ था और वो नोट कुछ था, उस नोट के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, बड़ी मजेदार किस्म की बात. अच्छा, आपको पता है ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बताएं जी. पार्ट्स. हाँ, कैसे करते हैं? ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा. ए को नहीं, बी आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा बी डी -1. ठीक हो गया. और बाकी दोनों टर्म्स के साथ आयोटा आना है. जब ए डी आई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा, और जब सी बी आई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. ठीक है, गॉस ने एक बड़ी मजे की बात की, और गॉस ने ये कहा कि देखिए जी, इसके अंदर इस
इसके अंदर कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, बताएं, इसके अंदर कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है? 4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि मैं ना एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूं, और वो मजे का काम ये है, उसने कहा ये देखो जी, मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन राइट दिस थिंग, ये जो BC प्लस ADN, ये जो BC प्लस ADN, इसको ना मैं एक और फॉर्मूले से लिख सकता हूं, क्या? A प्लस B इंटू C प्लस D माइनस AC माइनस BD, ठीक है। इनको अगर आप सॉल्व करें ना, इसको आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो बड़ा आसानी से ये पता लग जाएगा, ये इसी के बराबर आता है। क्या दिखाएं? ये क्या हो जाएगा? AC प्लस AD। दूसरा बताओ क्या आ जाएगा, बताएं बेटा? BC प्लस BD। BC प्लस BD, और इधर देखें ये BD इस BD से कट गया, और ये AC इस AC से कट गया, तो ये AD प्लस BC आ गया, ठीक है। AD प्लस BC आ गया। डज इट मेक सेंस, है ना? अच्छा, लेकिन एक बड़ी मजेदार किस्म की बात है, और वो मजेदार बात ये है, उसने कहा इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, है ना? अच्छा, अब लग ऐसा रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशंस बढ़ गई है। पहले इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन होती इस पोर्शन में? दो मल्टीप्लिकेशन होती है। लेकिन कहता है इधर देखो, इधर अब कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी? एक A प्लस B एडिशन है। एडिशन इज अ वेरी स्मॉल प्रोसेस, इसको ना कहते हैं कि ये O(n) में हो जाता है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडिशन इज ए मच सिंपलर प्रोसेस। तो ये बेसिकली A प्लस B ऐड हुआ और ये C प्लस D ऐड हुआ, तो इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, तो बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन ये होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो AC और BD है, ये क्या मुझे दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, तो बेसिकली लग ये रहा था कि 5 मल्टीप्लिकेशन हो गई हैं अब, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि ये जो काम हमने ऊपर जो किया हुआ है, जो 4 मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था, इसको बेसिकली मैं 3 मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर सकता हूँ। क्या कि AC और माइनस BD ये दो क्वांटिटी निकालूं, फिर A प्लस B इंटू C प्लस D माइनस ये वाली क्वांटिटी माइनस कर दूं। तो बेसिकली ये काम जो 4 मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था, ठीक है, उसने कहा ये 3 मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है बड़ी मजेदार किस्म की, वो ये है कि मैंने ना बेसिकली x एक नंबर है और y एक नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा n बिट नंबर है, ये भी मेरा n बिट नंबर है, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे बताएं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इमेजिन करें ह्यूज इंटीजर की असाइनमेंट याद है आपने की थी? ह्यूज इंटीजर में, और बाय द वे इस असाइनमेंट में आपने ह्यूज इंटीजर की असाइनमेंट को यूज करना है, तो आप ऐसा ना, आपके पास अगर इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है या किसी के पास 3-4 लोग आप ऐसा ना अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने ह्यूज इंटीजर की इंप्लीमेंटेशन की थी ना, वो आप बेशक किसी से ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, आप ले लें इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ बस एक फर्क है, वो छोटा सा ये फर्क है कि ये इमेजिन करें कि आपके पास n बिट नंबर है, ठीक है। बेसिकली हमें याद है n बिट नंबर कैसे लिखा था? हमने बेसिकली n साइज का एक वेक्टर बना लिया था अंदर, ठीक है। तो n साइज का वेक्टर ये था, और याद होगा आपको कि हमने इसको फ्लिप ऑर्डर में रखा था, बट डोंट वरी अबाउट इट, फ्लिप ऑर्डर है या नहीं है डजंट मैटर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? याद है आप चाइल्डहुड मल्टीप्लिकेशन कैसे होती थी? जी बताएं। चाइल्डहुड में आप बचपन में जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो कैसे करते थे? मैं कहता हूं जी 123 को मल्टीप्लाई करना है जी 729 से, जी कैसे मल्टीप्लाई करते थे? राइट यूनिट साइड से से सबसे पहले 9 को करते थे। 3 से। पहले 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में 4 डिजिट आ जाए, फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, और फिर आप 2 से ये करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में? 2 से बेसिकली करने का मतलब बेसिकली ये जो ये हम जगह छोड़ते हैं ना, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये बेसिकली 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये 20 से मल्टीप्लाई मतलब बेसिकली ये जब जगह आप छोड़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली क्या हो रहा है, इन दोनों नंबरों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे 2 जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, जिसका मतलब बेसिकली ये आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर याद आता है 729, ठीक है। और फिर आप इन तीनों नंबरों को हम ऐड कर देते हैं। मुझे बताएं ये जो एल्गोरिदम है, जो कि अभी आप जो अपने अपनी असाइनमेंट में इंप्लीमेंट करना है, जो बेसिकली 2 नेस्टेड, नहीं ये नहीं बताना मुझे बताइए ये एल्गोरिदम कितनी देर में चलता है? हाँ जी, ये एल्गोरिदम चाइल्डहुड वाला कितनी देर में चलेगा?
सो इमेजिन करें कि ये n बिट नंबर है, ये भी n बिट नंबर है, तो ये कितनी देर में आपका सॉल्व करेगा मल्टीप्लिकेशन का वाला? n स्क्वायर। n स्क्वायर, शाबाश। तो बेसिकली नेस्टेड लूप लगा हुआ बेसिकली इसको सॉल्व करेगा, राइट? ठीक है ना? तो ये बेसिकली जो एल्गो है वो कितनी देर में चलता है? वो n स्क्वायर में चलता है, ठीक है? अच्छा, अब हम बड़ी इस जो गॉस ने एक चीज की है ना, उसके थ्रू हम बड़ा मजेदार काम करेंगे, पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज रख रहा हूं, वो ये कि अभी आप असेंबली पढ़ रहे हैं, आपके सामने ये बड़ी इजी बात होगी समझने के लिए कि ये बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा x एक नंबर है, ये इसका लोअर रजिस्टर है और इसका राइट रजिस्टर है, ठीक है? अच्छा, मुझे बात है, ये x पूरा नंबर है, तो अगर मैंने इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये पूरा नंबर x नंबर में है क्या? रजिस्टर है एक। तो पूरा नंबर है क्या? अगर मैं कहता हूँ ये देखो ना, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी कुछ बिट्स पड़ी हुई है, ये मेरी कुछ और बिट्स पड़ी हुई है, और ये पूरा मिलकर एक नंबर है, और इसमें पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 8 पड़ा हुआ है, और इसमें फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है 13, तो ये नंबर असल में है क्या? और ये बेसिकली आपके पास ये 32 बिट नंबर था, तो ये 16 बिट्स हैं और ये भी 16 बिट्स हैं। तो कैन यू टेल मी कि असल में नंबर है क्या? ये दोनों मिलाकर 813 नहीं है, ये 813 नहीं है, बिल्कुल भी 813 नहीं है, ये 138। ये है 8 इंटू 2 की पावर 16 प्लस 13, ये आंसर पड़ा वैसे। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहां पर 8 पड़ा है, तो यहां पर इतने जीरोस हैं, है ना? तो यहां पर 8 आने का मतलब है कि ये इतने जीरोस पड़े। देखो ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर यहाँ पे 800, अगर ये बिट्स में ना पड़ा, अगर ये बिट्स में ना पड़ा, ये बाइनरी में ना पड़ा होता, अगर ये डेसिमल में पड़ा होता, तो तुम्हारी बात ठीक है। ये कितना बनता? ये बनता 8 इंटू 10⁻16 प्लस कितना? प्लस यहाँ पे 13, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 16 डिजिट्स है ना, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 पड़ेगा, तो ये 800 समथिंग 8 जो भी बनता है वो इस तरह बन जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? जी सर। ठीक है, तो ये जो नंबर असल में लिखा हुआ है वो 2 to the power n/2 इंटू ये है और ये है, ठीक है? अच्छा, आप बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। बाय द वे, ये जो XL है और XR है, YL है और YR है, ये कितनी लेंथ के हैं? अगर X n लेंथ का था, Y भी n लेंथ का था, तो XL और XR कितनी लेंथ के होंगे? n/2 n/2 लेंथ के होंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ मैंने X into R निकालना था, तो मैंने बेसिकली क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना? डू यू एग्री? बेसिकली X into R का मतलब क्या है, X into Y का मतलब क्या है, कि बेसिकली मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? जो कौन सा एक्सप्रेशन है वो ये एक्सप्रेशन, ठीक है? डज इट मेक सेंस? तो अच्छा, इन नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेसिकली ये चीज बन जाती है, ठीक है? ये तो एग्जांपल दी हुई है, तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाता है। ये देखो, ये बन गया, ये दो एडिशंस बन गई, ये बन गया, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 2 to the power n निकालना बड़ा आसान है। अभी आप असेंबली पढ़ रहे हैं, इट्स नथिंग बट 1 को कितनी दफा शिफ्ट लेफ्ट कर दो? n दफा। n/2 का मतलब क्या है? n के बेसिकली इसको n/2 दफा शिफ्ट लेफ्ट कर दो, ये बड़ा आसान, ये O of n का काम है, ठीक है? बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो XL into YL है, ये किसकी कॉल है? ये कौन सॉल्व करके लाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली देखो ना, हमें X into Y निकालना था, मैंने XL into YL कॉल किया, ये कितने डिजिट्स के ऊपर कॉल हो रही है? n/2 के ऊपर, तो ये सेम प्रॉब्लम ही नहीं है, बट वो हाफ साइज का हो गया। यस तो बेसिकली कौन सॉल्व करके लाएगा? ये रिकर्जन सॉल्व करके लाएगी। और इसको कौन सॉल्व करके लाएगा? इसे भी करिए। इसको भी रिकर्जन, इसको भी रिकर्जन, Same. ठीक है ना? तो बेसिकली आप मुझे बताओ कि ये जो प्रॉब्लम है, जिसमें बाय द वे ये एडिशन जो स्टेप है, ये O of n का स्टेप है,
जो एडिशन होनी है वो O ऑफ n की होनी है। रिकर्सिव कॉल 4 जा रही है, तो मेरी रिकर्जन क्या बनती है, रिकरेंस क्या बनती है? सो Tn को मैंने क्या किया, कितने स्मॉलर प्रॉब्लम्स की कॉल कर दी? 4 into क्या, n/2 n/2 और प्लस हमारे पास कितना हो रहा है, O ऑफ n हो रहा है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। ठीक है ना, क्योंकि अगले स्टेप पे n/2 4 इंस्टेंट होंगे तो वो 2n बन जाएगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 की पावर log बेस 2n। तो ये कितना हो गया, इसको मैं कहता हूं n की पावर log बेस 2 4, जो कितना हो गया, O n ऑफ square। n स्क्वायर। तो हमने डिवाइड एंड कंकर से सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन वो कितनी देर में सॉल्व हुआ है, n स्क्वायर। ठीक है, हियर कम्स गॉस। गॉस क्या करता है, गॉस, ये मैंने उसकी पूरी रिकरेंस सॉल्व कर दी। अब साहब गॉस कहता है भाई ये तुमने 4 मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी है, इनको तुम 3 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो बाय दिस आइडिया, बाय दिस आइडिया। और वो कहता है कि मैं इस चीज को, ये वाली चीज है, ये जो आयोटा वाली थी याद है, इसको मैं बेसिकली इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जो कि बेसिकली XL प्लस XR YL प्लस YR हो जाएगी, और माइनस में ये वाली चीज दोबारा से ये वाले और ये वाला इसमें माइनस कर दें। ठीक है, और इसका मतलब है अब हमारी कितनी रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी, 3 रह जाएंगे, 3 हो जाएंगी, और मेरी जो रिकरेंस बन जाएगी वो कैसी हो जाएगी, Tn इज इक्वल टू 3Tn/2 n/2 plus O of n। and that comes out to be, ये again increasing geometric series बनती है, लेकिन the only difference is कि ये n की पावर log base 2 3 बनती है, and that is n की पावर 1.59। by the way, this algorithm is very famous, called Karatsuba algorithm, Karatsuba's algorithm। ठीक है, और इसके बाद लोगों ने बड़ी इसके बाद इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, बट दिस मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वाज improved I think in 1960। for million maybe thousands of years लोगों को मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिथम पता था वो n स्क्वायर ही था। Karatsuba taught कि भाई we can do better than this। ठीक है, ये इसका एल्गो है। वो कहता है कि हम क्या करते हैं कि हम XL और XR निकालते हैं, जो लेफ्ट बिट्स n/2 उठाता है, राइट बिट उठाता है, ये इनके राइट उठा लेता है, फिर वो मल्टीप्लाई की ये 3 इंस्टेंस कॉल करता है, और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस की फॉर्म में लिख देता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जो चीजें सोचने की हैं आपकी प्रोग्रामिंग में कि आप 2 की पावर n/2 कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना और भी ज्यादा आसान होता है। ये भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन O ऑफ n में हो सकती है, ये मल्टीप्लिकेशन O ऑफ n में हो सकती है। कैसे भला सर, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है बस, बेसिकली इससे शिफ्टिंग हो रही है, तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। और अगर 2 की पावर बेस में ना और 10 की पावर में हो, तो 10 की पावर n का मतलब क्या है, 0 लगा दो उतने, तो वो भी वही मत देता है, तो दैट्स नॉट एन इशू। किसी भी बेस में मैं तुम्हें देना चाहूं तो दे सकता हूं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो दिस इज द एल्गोरिथम। देखो 3-4 लाइनों का एल्गोरिथम बन जाता है और आप बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी रिकरेंस बनती है, सॉल्व करेंगे n की पावर 1.5। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लेजहैमर जिसके थ्रू बेसिकली प्रॉब्लम्स को अटैक किया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और हम अब आप इस असाइनमेंट को बेसिकली कर सकेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। और ठीक है जी, थैंक यू जी। कोई सवाल है तो पूछ लें, लेट मी अच्छा प्लीज आप अटेंडेंस दे दें। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।